हेलो बच्चों, आइए आज हम आपके लिए टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट लेकर के आए हैं, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के कुछ मेन पॉइंट हैं। ये 5 मेन पॉइंट हैं। इन पांचों पॉइंटों पर जो है आज हम आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे कि इन पॉइंटों का जो है प्रत्यावर्ती धारा में कितना महत्व होता है। अंडरस्टैंड? तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम आपको बता दें करंट क्या होता है, मतलब धारा क्या होती है। धारा जो होती है एक तरीके से आवेशों अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है किसी चालक तार में, और एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश लेकर के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाता है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, और वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। सैंपल वेव पर जो है I इक्वल होता है Q/T होता है। क्या होता है? I इक्वल Q/T। आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम I कहते हैं, या द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड यूनिट इज एम्पियर। राइट? तो ये धारा होती है, और ये धारा जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है एसी होती है, और दूसरी होती है आपकी डीसी होती है। एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। और ये होती है डिस्ट करंट, जिसको हम कहते हैं डिस्ट धारा। क्या होती है? डिस्ट धारा होती है। तो इस तरीके से जो धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा। तो आज हम आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। ठीक है ना? तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, जब किसी कुंडली में वोल्टेज स्थापित किया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है? ये देखिएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। ऐसा वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसी दिशा में उसकी पुनरावृत्ति होती है, ऐसे वोल्टेज को ही हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। समझ बात रही? प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज होता है जिसका परिमाण व दिशा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा और परिमाण की पुनरावृत्ति करता है। ऐसे वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण होता है वो ये होता है, V इक्वल होता है V0 sin ω t के बराबर होता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन वेयर, जहां पर V0 जो होता है, इसको V0 कहते हैं, ये वोल्टेज का शिखर मान होता है। क्या होता है? वोल्टेज का शिखर मान होता है। क्या होता है? वोल्टेज का शिखर मान होता है। समझ बात रही? तो याद रखिएगा, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण होता है V बराबर V0 sin ω t होता है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? आइए प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम आपको बताते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। ठीक है ना? तो जब किसी कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V लगाया जाता है तो धारा जो होती है 0 और अधिकतम मान के बीच जो होती है बदलती रहती है। 0 और अधिकतम मानों के बीच जो है ये धारा जो होती है बदलती रहती है। धारा के एक चक्कर में धारा सीधी जाती है, फिर दूसरे चक्कर में धारा विपरीत दिशा में जाती है। ऐसी धारा को ही हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है ना? प्रत्यावर्ती वोल्टेज V के माध्यम से धारा का जो मान होता है वह 0 से अधिकतम के बीच इसका मान जो होता है बदलता रहता है,
और धारा के पहले चक्र में जो है पॉजिटिव होती है और फिर विपरीत में जो होती है वो निगेटिव हो जाती है, इसी धारा को ही हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जिसका किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो होता है I इक्वल होता है I0 sin ओमेगा t होता है। इसमें वेयर I नॉट जो होता है ये धारा का शिखर मान होता है। क्या होता है? धारा का शिखर मान होता है। धारा का शिखर मान या इसी को हम उच्चतम मान भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। ये दोनों इक्वेशन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप अपने माइंड में सेव करके रखना है। अंडरस्टैंड? आइए नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो होता है आपका Im इक्वल टू I नॉट अपान पाई के बराबर होता है। इसे हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहते हैं। समझ बात रही ना। तो जहां पर Im जो होता है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वेयर करके हम लिख सकते हैं I नॉट वैसे ही धारा का शिखर मान होता है। क्या होता है? शिखर मान अथवा उच्चतम मान, ये होता है उच्चतम मान होता है। समझ बात रही ना। Im तथा Im जो होता है धारा का औसत मान होता है। क्या होता है? धारा का औसत मान होता है और पाई की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इस तरीके से जो है यदि हम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना चाहें तो इस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूं, वर्ग माध्य मूल मान। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसको हम IRMS से प्रेस करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और ये प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है IRMS इक्वल होता है I नॉट अपान रूट 2 के बराबर होता है। यही वैल्यू जो होती है I नॉट अंडर रूट, ये IRMS के बराबर होता है। IRMS के बराबर होता है। तो आपको कुल मिलाकर के ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। IRMS इक्वल I नॉट अपान रूट 2 के बराबर होता है, जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान होता है। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, ये होता है VRMS इक्वल V नॉट अपॉन रूट 2 के बराबर होता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, IRMS इक्वल I नॉट अपॉन 2, VRMS इक्वल V नॉट अपॉन रूट 2। I नॉट जो होता है वही मैंने जो पहले बताया धारा का शिखर मान होता है। V नॉट क्या होता है? वोल्टेज का अधिकतम मान, या इसी को हम शिखर मान भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कौन सा नेक्स्ट पॉइंट है? आयाम। ठीक है ना।
अब देखिए आयाम क्या होता है, आयाम के बारे में हम आपको बताते रहे हैं। ये होता है एम्पलीट्यूड, जिसको कहते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा का आयाम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई तरंग जो होती है इस तरीके से मूव करती है, ऐसे इस तरीके से मूव करती है, तो किसी क्षण किसी एक ओर अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। ठीक है ना, किसी क्षण किसी एक ओर अधिकतम विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, जिसको हम ए से नोट करते हैं। ये क्या होता है, आपका आयाम होता है। समझ बात है ना, ये तरंग इस तरफ चल रही है आपकी, ठीक है ना, ये इस तरीके से तरंग जो है इधर की तरफ चल रही है, तो किसी एक ओर अधिकतम जो हाइट होती है, विस्थापन होता है, वही प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहलाता है, और इसको हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड। अब आवर्त क्या क्या होता है, आवर्त काल, ये देखिएगा आवर्त काल, आवर्त काल जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, इसको हम टी से प्लेस करते हैं। टी क्या होता है, टी जो होता है आवर्त काल होता है। आवर्त काल का मतलब ये होता है कि प्रत्यावर्ती धारा को एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है, वह समय प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहलाता है। एक साइकिल पूरा करने में, ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल मतलब प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, वह समय उस प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहलाता है, जिसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और यही कैपिटल टी जो होता है आपका 2 पाई अपान ओमेगा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टी इक्वल 2 पाई अपान ओमेगा होता है, जहां पर ओमेगा जो होता है ये आपका एक तरीके का वेग होता है, जिसे हम कोणीय वेग कहते हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ध्यान देना, ऐसे फ्रीक्वेंसी को जो है हम केवल स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को हम f से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, f से प्रदर्शित करते हैं। और ये प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है f इक्वल 1/t के बराबर होती है। 1/t का मतलब होता है आवर्त काल के व्युत्क्रम को ही हम प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी होती हैं, एक सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी होती हैं, किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की जितनी साइकिलें पूरी होती हैं, वह संख्या उस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहलाती है। या आप इजी रूप में कह सकते हैं आवर्त काल के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को। तो याद रखिएगा, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को स्मॉल f से प्लेस किया जाता है, और ये f इक्वल 1/t होता है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इस t के स्थान पर 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर मिट दे रहा हूं, ये देखिए ऊपर में फिर से बता दे रहा हूं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, ठीक है, जिसको हम f से डिनोट करते हैं। तो ये जो होता है, यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति f हो तो f इक्वल होता है 1/t होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, f t इक्वल 2 पाई अपान ओमेगा, तो देन ये हो जाएगा आपका f इक्वल हो जाएगा 1/t के स्थान पे 2 पाई अपान ओमेगा रख देंगे, तो ओमेगा अपान 2 पाई, मतलब f इक्वल ओमेगा अपान 2 पाई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, और इसकी यूनिट जो होती है साइकिल प्रति सेकंड या शॉर्ट रूप में हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल।
क्या होता है? अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस चुंबकीय कुंडली में जो होता है चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। क्या स्थापित होता है? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। अंडरस्टैंड? तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बराबर जो होता है बी ए कॉस ओमेगा टी के बराबर होता है। यहाँ थीटा के स्थान पर जो है हमने ओमेगा टी नोट कर लिया है। समझ में आता गई ना? फाई इक्वल बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसका जब हम अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर क्या करेंगे? अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाता है आपका डी फाई अपॉन डी टी हो जाता है। ठीक है, तो बी ए हो जाएगा आपका और इसके पश्चात डी अपॉन डी टी और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी जो होता है आपका किसके बराबर होता है? आपका बी ए तो आपका हो ही जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। इसके बाद जब हम केवल ओमेगा टी का करते हैं तो साथ में हो जाता है आपका ओमेगा हो जाता है। तो इस तरीके से बी ए ओमेगा साइन यहाँ पे लिख देंगे, साइन माइनस यहाँ लगा देंगे, ओमेगा टी के बराबर हो जाता है। समझ में आता है? इसी को लिख सकते हैं बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर आ जाती है। ये वैल्यू जो होती है डी फाई अपॉन डी टी और यही चीज जो है डी फाई अपॉन डी टी, यही चीज जो है डी फाई अपॉन डी टी के बराबर हो जाती है। समझ में आता है ना? तो ये जो होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होती है और यही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होती है प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तब की स्थिति में जो है आपका E इक्वल हो जाता है माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाता है। समझ में आता है ना? यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, ध्यान दीजिएगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, समझिए ना, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब यहां लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा आपका n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। समझ बात रही है? n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? यदि साइन ओमेगा टी इक्वल 1 हो तो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा आपका n बी ए ओमेगा के बराबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये जो है अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ई नॉट से डिनोट किया जाता है और माइनस चिन्ह जो होता है ये विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। समझ में आता है ना? तो इस तरीके से ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ई नॉट इक्वल एन बी ए ओमेगा के बराबर होता है, जहां पर n फेरों की संख्या, बी चुंबकीय क्षेत्र, ए एरिया होता है, ओमेगा पूरी वेग होता है। अंडरस्टैंड? तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। A lot of thanks this video watch. Okay, bye.